आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप पूरे दिन बैठे बैठे फ़ोन पर सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहते हैं? क्या आप ऑनलाइन सिर्फ गेम्स खेलते रहते हैं या अपना फेवरेट शो देखते हैं? क्या आप फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं? क्या आपने ये कहकर कि मैं सिर्फ 5 मिनट ही नोटिफिकेशंस चेक करूंगा, घंटों तक फ़ोन से ही चिपके रहते हैं? अगर हाँ, तो आप भी बाकी लोगों की तरह हैं। आपको भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को लाइक, शेयर और स्क्रॉल करना पसंद है। अपने मनपसंद कंटेंट को देखकर आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन गैजेट्स का इस्तेमाल आपको गिल्टी भी महसूस करा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आप अनप्रोडक्टिव रहते हैं। आप इनका इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का आप पर गलत असर पड़ रहा है, तो आप बदलने का वक्त आ गया है। ये समरी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में गहराई से तो समझाएगी, लेकिन साथ ही ये भी बताएगी कि हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते और अपनी ऑनलाइन हैबिट्स को कैसे बदला जाए। आप जानेंगे कि गैजेट्स और सोशल मीडिया लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन आप ये भी समझेंगे कि टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर आपका अटेंशन कैसे बनाए रखती हैं। वो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेकर आपके इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, ताकि और ज़्यादा जानने के लिए ऑनलाइन जाए और स्क्रॉल करें। ये समरी आपको ऑनलाइन दुनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट से रूबरू कराएगी। आप अपने ब्रेन का ऑनलाइन एडिक्शन और आपके हॉर्मोन्स आपकी एनर्जी और अटेंशन स्पैन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, इन दोनों के कनेक्शन को भी जानेंगे। आप ये जानेंगे कि टेक्नोलॉजी आपको फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली कैसे इफ़ेक्ट करती है। सबसे ज़रूरी बात, आप ये जान पाएंगे कि सेल्फ कंट्रोल का होना क्यों ज़रूरी है और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रेस से खुद को आज़ाद करने और खुली हवा में सांस लेने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करने लगे, आइए जानते हैं कि आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अ टसुनामी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आज कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरनेट का बड़ा हाथ रहा है। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं। दुनिया के हर कोने से कई लोग आपस में 24/7 कनेक्टेड रहते हैं। अब ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, न्यूज़, म्यूज़िक और फिल्म्स की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है। आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल करेंसीज जैसी नई टेक्नोलॉजी भी देखी जा सकती है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन डेटिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने एक नया सोशल ट्रेंड सेट कर दिया है। आज स्मार्टफोन्स और टैबलेट की मदद से कोई भी कहीं से भी इन चीज़ों को आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इन फायदों के बावजूद ये मॉडर्न बदलाव लोगों के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर असर डाल रहा है। लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन उनकी चुटकी बजाते ही मिल सकती है। इस आराम की वजह से वो टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी को खेल समझने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों के रोज़ के काम अब स्मार्टफोन्स और ऐप्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए खुद स्टोर में जाने के बजाय एक ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। रिसर्चर्स ने अब टेक्नोलॉजी को इंसानों से जोड़ना शुरू कर दिया है। वो अब ऐसे इन्वेंशन पर काम कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट ब्रेन टू इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अगर कोई अपना हाथ और पैर खो दे, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले आजकल के मॉडर्न प्रोस्थेटिक्स इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके कुछ और डेवलपमेंट्स में स्मार्ट ग्लासेस और आपकी स्किन में छुपा वो डिवाइस है जो सीधा आपके थॉट्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन ढूंढता है। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने कहा था कि इंसानों को अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें बायोलॉजिकल और मशीन इंटेलिजेंस वाले साइबोर्ग बनना होगा। ये ऐसे इमेजिनरी मशीनी इंसान होते हैं जिनका आधा शरीर इंसान और आधा मशीन का बना होता है। ऐसी सोच का ये मतलब है कि सोसाइटी में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी होती जा रही है। जब रोबोट काम को बेहतर तरीके से करने के लायक बन जाएंगे और इंसान की जगह ले लेंगे, तब ये इंसान के फ्यूचर पर असर डालेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी में लगातार हो रही प्रोग्रेस फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को बढ़ा देगी। रिसर्चर्स जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसमें बिजनेस ओनर्स का बड़ा हाथ होता है। कई कंपनियां ऐप, स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन सर्विसेज बनाकर ऐसे लोगों से पैसा कमाती हैं जो ये फ़ोन्स खरीदते हैं, ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और ऑनलाइन स्क्रॉल करते रहते हैं।
एप्पल, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, और फेसबुक लोगों को जोड़ के और ऑनलाइन सर्विसेज से इन्फॉर्मेशन देकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। जहां एक तरफ टेक कंपनियां पैसा कमा रही हैं, इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी भी खत्म होती जा रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अब सोशल मीडिया और दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कंपनियां इसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं कि उनकी सर्विसेज लोगों का अटेंशन किसी भी हाल में बनाए रखें। ऐसा होने से इंसान के कॉन्सेंट्रेट, फोकस और सोचने की एबिलिटी कम होने लगी है, क्योंकि वो खुद काम करने के लिए आलसी और डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे जीपीएस का इस्तेमाल करना एक नॉर्मल मैप को समझने और इस्तेमाल करने की एबिलिटी पर खराब असर डालता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर डैनियल वैगनर ने स्टडी किया था कि ऑनलाइन रहने से इंसान की मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। वो मानते हैं कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी मेमोरी के वर्चुअल एक्सटेंशन बनते जा रहे हैं। जब इंसान किसी चीज़ को याद रखने के लिए किसी दूसरी चीज़ या दूसरे किसी इंसान पर डिपेंडेंट रहता है, तो उसे ट्रांजैक्टिव मेमोरी सोर्स कहते हैं। जैसे एक हस्बैंड अपने किसी रिश्तेदार का बर्थडे याद रखने के लिए अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट रहता है। इस केस में हस्बैंड को डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ उस इंसान को याद रखना है जिसे इस बात के बारे में पता है। अगर इस बात को टेक्नोलॉजी में अप्लाई करें तो लोगों को सिर्फ वो ऐप याद रखने हैं जो वो काम कर सकते हैं, जैसे कि जीपीएस। इसलिए ऑनलाइन की दुनिया आपके कॉग्निटिव एबिलिटी पर असर डालती है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ऐप्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स का सबसे पहला गोल यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऑनलाइन बिताएं और वो इससे पैसा कमाएं। ये जानने के बाद अब चॉइस आपकी है कि आप अब भी टेक्नोलॉजी की तरफ उतना ही अटेंशन देना चाहते हैं या नहीं। अ फायर अपॉन द डीप। युवल नोआ हरारी एक हिस्टोरियन और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उन्होंने इंसानों को एक सोशल स्पीशीज बताया है और ये समझाने की कोशिश की है कि बायोलॉजी में सोशल बिहेवियर की शुरुआत कैसे हुई। हरारी मानते थे कि आग का इस्तेमाल ही वो वजह है जिससे लैंग्वेज, कॉग्निशन और सोशल स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ। आग की वजह से ही शुरुआती इंसान खाना पका पाए, जिस वजह से खाना खाने और उसे डाइजेस्ट करने में समय कम लगने लगा। शुरुआती इंसानों ने पूरे जंगल को जलाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया था, जहां वो जले हुए जानवर खा सकते थे और नट्स और मेवों की फसल उगा सकते थे। आग की वजह से शुरुआती इंसान कम वक्त में ज़्यादा खा पाते थे। ऐसे न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज पाने की वजह से शुरुआती इंसानों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हुई, जिस वजह से वो और ज़्यादा स्मार्ट और मजबूत बने। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट माइकल टोमासेलो कल्चरल इंटेलिजेंस थियरी लेकर आए थे, जिसके मुताबिक कल्चर के इस्तेमाल से इंसान का ब्रेन एक बेहतर तरीके और तेज़ी से इंटेलिजेंस डेवलप करता है। उनके हिसाब से कल्चर ने ही शुरुआती इंसानों के सोशल कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप किया था। इन स्किल्स में लर्निंग, कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग, आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों का इस्तेमाल करना, सिंबल्स को समझना और सोशल प्रैक्टिस को फॉलो करना शामिल है। इन्हीं स्किल्स की वजह से शुरुआती इंसान ग्रुप्स में बातचीत करने और घुलने मिलने लगे थे। सोशल कॉग्निटिव स्किल्स में कुछ ऐसे स्किल्स आते हैं जैसे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स द्वारा इस्तेमाल की गई लैंग्वेज को समझना और ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना जो कि है ही नहीं। लैंग्वेज और इमेजिनेशन ने इंसानों के सोशल स्किल्स को बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल करना और नई चीज़ें जैसे कपड़े, औजार और हथियार इन्वेंट करना शुरू किया। लैंग्वेज और इमेजिनेशन की वजह से आर्ट, रिलीजन और ट्रेडिंग जैसे नए कॉन्सेप्ट्स भी आए। इंसान का ब्रेन अब ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, प्लान्स बनाने और टूल्स को इस्तेमाल करने में भी बेहतर हो गया है। ब्रेन भी अपने 6 मेन पार्ट्स के फंक्शन के हिसाब से अपने आप डेवलप करता है। फ्रंटल लोब यानी सामने का हिस्सा रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीकिंग और वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में मदद करता है। पैराइटल लोब यानी ऊपरी हिस्सा सेंसेशन, रीडिंग और बॉडी ओरिएंटेशन में काम आता है। टेम्पोरल लोब यानी अंदरूनी हिस्सा बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग और लैंग्वेज को समझने में काम आता है। ऑक्सीपिटल लोब यानी सबसे पिछला हिस्सा विजन और कलर को समझने में मदद करता है। ब्रेन स्टेम सांस लेने, बॉडी टेम्परेचर, अलर्टनेस, नींद, डाइजेशन और खाना निगलने में काम आता है। आखिर में सेरिबेलम वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस और मसल कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इस तरह से इंसान रोज के कामों को करने के लिए अपने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल करता है। बातचीत करने और एक इंसान की सोशल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेशन करने से गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इसमें नॉन वर्बल क्यूज नहीं होते। जैसे एक हार्ट इमोजी मिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान आपको सच्चा प्यार दिखा रहा है।
टेक्नोलॉजी के दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे इंसान का एक दूसरे को लेकर सोशल कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों के पोस्ट खुद में कमी, जलन और डिप्रेशन जैसी नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रिगर कर सकते हैं। एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि दूसरों की लाइफ उनसे बेहतर है। इसलिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद किसी की भी अच्छी और बुरी आदतें बन सकती हैं। ये उस इंसान पर डिपेंड करता है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए आपको इस बात की वजह पता होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कॉन्शियस रहने का मतलब है कि आपके ब्रेन ने आपके सेंसेस जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन से डेटा को प्रोसेस कर दिया है। लेकिन एक इंसान के एक्शन का फैसला लेने में कॉन्शियसनेस काम नहीं आता। ये सिर्फ आपकी मनचाही मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन को समझकर आप तक पहुंचाता है। अब ये आप पर है कि सेंसेस से मिलने वाले इन्फॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। इंटरनेट के साथ भी ऐसा ही है। इंटरनेट अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोग्राम किए गए एक्शन ही परफॉर्म कर सकता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें इसका कैसे इस्तेमाल करना है। द बिलियन डॉलर क्वेश्चन। ऐसे 2 हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को इनर कम्युनिकेशन सिस्टम देते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, डोपामाइन उस पर आपका ध्यान खींचता है, और ऑक्सीटोसिन आपको सोशल एक्टिविटीज के लिए अच्छा महसूस कराता है। डोपामाइन एक ऐसा फील गुड हार्मोन है जो आपको किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड कर देता है। जैसे चॉकलेट का पहला बाइट खाते ही आपका डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है। इसी वजह से आप उसका दूसरा बाइट लेते हैं, फिर तीसरा और फिर चौथा, और तब तक उसे खाते रहते हैं जब तक आप पूरी चॉकलेट खत्म न कर दें। डोपामाइन आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस भी देता है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही। जैसे कैसीनो में आपको स्लॉट मशीन पर खेलते रहने का मन करता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके जीतने की इच्छा या उत्सुकता बढ़ती है, डोपामाइन का लेवल बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आप जीत के करीब जाते हैं, उतना ही आप आगे जाकर जीतना एक्सपेक्ट करते हैं। आप गेम में चैलेंजेस के नए लेवल्स को खेलने और प्राइज जीतने के लिए नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करने के लिए एक्साइटेड महसूस करते हैं। ये इफेक्ट सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने पर भी अप्लाई होता है। आप नहीं जानते कि अगला पोस्ट क्या होने वाला है, इसीलिए आप स्क्रॉल करते रहते हैं। बाद में आपको एहसास होता है कि आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले ली है, जैसे इश्यूज, पिक्चर्स, वीडियोस और इवेंट्स। इसीलिए जब आप अगली चीज का अंदाजा नहीं लगा पाते, तो आपका डोपामाइन हार्मोन आपके अंदर दौड़ता है। दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है, जिसमें बच्चे को जन्म देना, फिजिकल इंटीमेसी, ब्रेस्ट फीडिंग और किसी को गले लगाना जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस शामिल हैं। इसमें सोशल प्रोसेस भी शामिल है, जैसे बॉन्डिंग, विश्वास बनाना, रिलेशनशिप रखना, रिकग्निशन और एम्पैथी। रिलेशनशिप्स में ऑक्सीटोसिन को महसूस किया जा सकता है। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो आप ज्यादा खुश और हेल्दी रहेंगे। 2 इंसानों के बीच कनेक्शन उन्हें अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि उन्हें प्यार, अप्रिशिएटेड और वांटेड महसूस होता है। लेकिन अगर कनेक्शन को मेंटेन नहीं किया जाता है, तो ये आपको फिजिकल और इमोशनल तकलीफ भी देता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन पर भी अप्लाई होता है। अच्छी डिजिटल इंटरैक्शन से लोग कनेक्टेड और खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब इसमें सोशल कंपैरिजन आ जाता है, तो एक इंसान खुद को लेकर डीमोटिवेटेड महसूस कर सकता है। बच्चों और पेरेंट्स में बढ़ते फासले नेगेटिव इफेक्ट का एग्जाम्पल है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को फिजिकल और इमोशनल अटेंशन नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने ऑफिस या घर के काम में बिजी रहते हैं। वो अपने बच्चों को एंजॉय करने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट दे देते हैं, जिस वजह से उन्हें इस चीज की आदत लग जाती है। बच्चे के मेंटल हेल्थ पर तब गहरा असर होता है जब वो ऐसे डिजिटल एनवायरनमेंट में बढ़ा होता है जहां उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन और डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बहुत कम मिलता है। बच्चा कभी एम्पैथी यानी हमदर्दी और सोशल स्किल्स नहीं सीख पाता, जिससे आगे जाकर दूसरों के साथ सोशलाइज यानी घुलने मिलने में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जैसे अपने बच्चे को हर संडे पार्क ले जाएं या उनके साथ खेलें। पेरेंट्स को उनके डिवाइस के इस्तेमाल को भी लिमिटेड रखना चाहिए और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा।
आगे चलकर बच्चे शायद वो बात ना माने जो उनके पेरेंट्स उनसे कहते हैं। वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। उनमें आपस में कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि सभी अपने फ़ोन पर बिजी होंगे। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट की वजह से हम असली दुनिया और अपने आसपास के माहौल को भूल जाते हैं। गैजेट्स और इंटरनेट के नेगेटिव असर को कम करने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। हमें साफ इरादों के साथ अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेने की और अपने फ़ोन को इस्तेमाल करने की आदत लग जाए। सोशल मीडिया और गेम्स आपका ध्यान खींचते हैं। जब आप स्क्रॉलिंग और खेलने पर फोकस करते हैं तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एक पोस्ट को देखकर आपको हंसी आ गई, अपने दोस्त की पिक्चर्स पर आपने रिएक्ट किया, आपने गेम का एक नया लेवल खेला और जीतने पर रिवॉर्ड्स मिलना आप एंजॉय करते हैं। लेकिन इस अच्छी फीलिंग के बावजूद आज नतीजा ये है कि लोगों में पर्सनल इंटरैक्शन, सोशल बॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम होते जा रहे हैं। द ह्यूमन इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री। लोगों की वर्किंग मेमोरी बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट की तरफ देखें तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप 13 चीज़ें देखेंगे तो उनमें से 5 या 7 को ही याद रख पाएंगे। इस रिजल्ट का मतलब ये है कि आपकी मेमोरी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख सकती है, लेकिन इसमें से कुछ ही वहाँ रुक पाती है, क्योंकि ब्रेन कुछ डेटा को तुरंत प्रोसेस नहीं करता। बची हुई 6 चीज़ें जिन्हें आप याद नहीं रख पाते, वो आपके ब्रेन में बैकअप इन्फॉर्मेशन बनकर स्टोर हो जाती है। आप उसे तभी पहचानेंगे जब आप उस चीज़ को दोबारा देखेंगे। इंसान का ब्रेन कभी आराम नहीं करता है। ये हमेशा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस, फिल्टर और सॉर्ट यानी छांटने का काम करता रहता है। जब आप कुछ देखते हैं तो आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और उसे सुनने, स्मेल करने, चखने और छूने जैसे सेंसेस की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट और बेकार की इन्फॉर्मेशन को अलग कैसे करता है? इस बारे में सोचिए। जब आप किसी गुलाब के बगीचे के पास से गुजरते हैं तो आपका ब्रेन उस ज़रूरी सेंसरी चैनल को चुनेगा जो आपको उस वक्त इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि गुलाब में खुशबू होती है तो आपका ब्रेन खुशबू महसूस करने के लिए नाक को चुनता है। लेकिन दूसरे चैनल से भी कुछ अनइम्पोर्टेंट सिग्नल्स मिल सकते हैं, जैसे गुलाब का रंग और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ें। इसका दूसरा एग्जाम्पल है रीडिंग। बुक पढ़ने के लिए आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप खिड़की के बाहर कोई आवाज़ या बैकग्राउंड में कोई गाना सुनते हैं तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। यह डिस्ट्रैक्शन आपके ब्रेन के लिए अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आपने सेंस किया वो फिर भी उसे रजिस्टर करता है। सेंसरी चैनल से आने वाले सभी सिग्नल्स को ब्रेन एक कोड में बदलता है। वो इन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करता है। जब आपका ब्रेन उन्हें प्रोसेस कर लेता है तो आपको पता लग जाता है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। ये रजिस्टर हुआ नया इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, जो आपको इसे याद करने में मदद करता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं उसका इस्तेमाल आप एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आप म्यूजिक सुनते हुए पानी पी सकते हैं। भले ही आप इन्हें एक साथ करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रेन इन दोनों में से किसी एक चीज़ पर ही फोकस करे। ये पानी को निगलने या गाने के लिरिक्स को सुनने में से कोई एक हो सकता है। इस बात से ये पता चलता है कि ब्रेन एक बार में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। ब्रेन का लिमिटेड फोकस स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी अप्लाई होता है। जब आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, भले ही आपके आसपास शोर हो रहा हो या वहाँ बदबू आ रही हो, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करने पर फोकस्ड रहता है। कभी-कभी आप जो ऑनलाइन देखते या सुनते हैं आपका ब्रेन उसे रजिस्टर कर लेता है। ऐसा भी कई बार होता है जब आप अपना कोई मनपसंद खाना ऑनलाइन देखते हैं तो आपको भूख लगने लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस खाने से जुड़ी बैकअप मेमोरी को इस्तेमाल करता है। भले ही आपके पास वो खाना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आपके पास ही है। फिर आपका ब्रेन अपने फोकस को उस खाने को पाने की कोशिश की तरफ शिफ्ट कर देता है। इसका एक और एग्जाम्पल है ड्राइविंग। आप गाड़ी चलाने के लिए अपने हाथों और आंखों का इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रहते हैं जबकि आपकी आंखें रोड पर। आप फ़ोन के बजने, रेडियो पर न्यूज़ आने, खाने की खुशबू या आपके माइंड का कुछ और सोचने जैसे दूसरे सेंसरी सिग्नल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट होना रिस्की हो सकता है। आपको रोड पर आती दूसरी गाड़ियों या आने जाने वाले लोगों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इसलिए ये तभी आपकी मदद करेगा जब आप सिर्फ ड्राइविंग पर फोकस करेंगे। आप किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, ये चुनने की ताकत सेल्फ कंट्रोल का हिस्सा है। जब आप अपनी ब्रेन को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को पहचानने में मदद करते हैं तो वो अपना फोकस शिफ्ट कर देता है। आपके द्वारा ली जाने वाली इन्फॉर्मेशन की पहचान करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है किसी सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल को इस तरह बनाए रखना कि इंसान सही काम कर सके।
इंटरनेट का इस्तेमाल करते वक्त अपने उस इरादे को हमेशा याद रखें जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करने के लिए कहता है। वन ग्रेट बिग ऑनलाइन मार्केट। आपका फ़ोन एक स्लॉट मशीन की तरह है। आपको अपने फ़ोन पर हर एक मिनट ढेरों नोटिफिकेशंस मिलते हैं। शायद किसी ने आपको मैसेज किया हो या आपके दोस्त ने एक नई फ़ोटो पोस्ट की हो। ये भी हो सकता है कि ये एक सेलिब्रिटी का एक ट्रेंडिंग मुद्दा हो या लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये किसी का इमरजेंसी टेक्स्ट, कॉल या ईमेल भी हो सकता है। फिर भी नोटिफिकेशन आपको अपने ऐप्स को चेक करने के लिए ट्रिगर करते हैं। इन नोटिफिकेशंस का आप पर असर पड़ता है। शुरुआत में आप थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज करते हैं, लेकिन जैसे ही आप नोटिफिकेशंस खोलते हैं, आपका डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है क्योंकि चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। बाद में आपको स्क्रोलिंग छोड़ना या अपने दोस्त के मैसेज का जवाब न देना मुश्किल लगने लगता है। सोशल मीडिया आज लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हम इसका इस्तेमाल डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं क्योंकि ये आसानी से किया जा सकता है और इसे कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि वो ट्रेंड और नए इवेंट्स से दूर हो गए हैं। इसलिए ये उन सभी वजहों में से एक वजह है कि वो ऐप्स की लत से निकल नहीं पाते। यूजर्स के अटेंशन को खींचने और बनाए रखने में कंपनियों का भी बड़ा रोल है। जैसे वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं जिससे पोटेंशियल कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है। वो ब्रांड कैंपेन, प्रमोशन के लिए नए ऐप्स, प्रोडक्ट रिव्यूज़ और ऑनलाइन स्टोर के लिए लिंक्स भी बना सकते हैं। फेसबुक पर यूज़र का प्रोफाइल उनके इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, जेंडर, अफिलिएशन और बिहेवियर का अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है। इससे फेसबुक इंसान का इंटेलिजेंस, रिलीजियस अफिलिएशन, अल्कोहल और ड्रग यूज़ या डिवोर्स इश्यूज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए ऐप ऑटोमेटिकली वही इन्फॉर्मेशन दिखाता है जो यूज़र्स का अटेंशन खींचती हो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी यूज़र्स की प्राइवेसी को ख़त्म कर सकती है। इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन देने का मतलब ये है कि इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपकी डिटेल्स पब्लिक में लीक हो सकती हैं या आपको बिना बताए कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। 10 बातों की एक बात यह है कि सोशल मीडिया ये गारंटी नहीं देता कि आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहेगी। जब आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं तो आपके दोस्तों से देखते हैं, कुछ अजनबी लोग भी उसे देख सकते हैं, खासकर तब जब आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी का डेटा स्टोरेज भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसका मतलब यह है कि आपके प्रोफाइल और सोशल मीडिया पोस्ट्स को कोई भी एक्सेस करके देख सकता है। इसलिए ऑनलाइन दुनिया क्रिएटिव तो है ही, लेकिन डिस्ट्रक्टिव भी है। ये आपको भले ही दूसरों से बातें करने का मज़ा देती हो, लेकिन इसी वजह से आपकी सेफ्टी को भी रिस्क में डालती है। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों की दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि वो लिंक्स के लिए एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। इसमें पेज या ऑनलाइन स्टोर के लिंक के साथ एक एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया जाता है। इससे प्रोडक्ट पोटेंशियल कस्टमर के और करीब आ जाता है। इसमें प्रोडक्ट की ज़रूरी डिटेल्स भी अवेलेबल होती हैं। दूसरी चॉइस और ब्रांड की जानकारी भी इस पेज पर रहती है। ये स्ट्रैटेजी कस्टमर के सामान खरीदने और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा इंटरनेट आपके डिवाइस से भी डेटा कलेक्ट करता है। अगर आपको पेज पर कुकीज़ दिखाई देती हैं, तो ये थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं जो आपके ब्राउजिंग पैटर्न को ट्रैक करती हैं। एनालिस्ट्स इन्हें स्टडी करते हैं और आपके इंटरेस्ट का ही एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते हैं। जैसे अगर आपने बुक रिकमेंडेशंस को स्क्रॉल किया है, तो थोड़ी ही देर में जो ऐड आपके सामने आएगी वो एक ऑनलाइन बुक शॉप की होगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी रिस्की भी हो सकती है क्योंकि कुकीज़ आपका नाम और लोकेशन भी कलेक्ट कर सकती हैं। इसलिए टेक कंपनीज की स्ट्रैटेजीज यूजर्स की साइबर सिक्योरिटी को रिस्क में डालती हैं, क्योंकि इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसलिए आप जो ऑनलाइन देखते हैं उसके पीछे के इरादों को आप कभी नहीं जान सकते। साइट्स पर कुछ छुपी हुई एडवर्टाइजमेंट पर्सनल डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ कंपनीज आपके फ्री ट्रायल के बाद सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करती हैं। आपको कभी-कभी एक ऐप रजिस्ट्रेशन और ऑर्डर के चेकआउट में हिडन कॉस्ट्स भी दिख सकते हैं। कुछ साइट्स आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करने की चॉइस ही नहीं देती। इसलिए ये अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को सावधानी से चुनें। स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस। आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जब लोगों को कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ये किसी का एक कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है या एक स्ट्रेसफुल इवेंट भी हो सकता है।
आपने ऐसे कई पोस्ट्स देखे होंगे जिसमें आपने सोशल कंपैरिजन देखा होगा या कोई ऐसी टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन जो आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों की नींद कम हो गई है। वो अच्छे वीडियोस देखने के लिए या अपने दोस्त को जवाब देने के लिए पूरी रात ऑनलाइन रहते हैं। जितना ज़्यादा वो ऑनलाइन स्क्रॉल करते हैं, उतना ज़्यादा देर तक वो जागे रहते हैं। उनका डोपामाइन लेवल भी लगातार चलता रहता है, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है, जिस वजह से सोना मुश्किल हो जाता है। लोग अपनी बॉडी की एक नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप कर सकते हैं। शायद वो एक सुंदर और अट्रैक्टिव इंसान की पिक्चर देखें और बुरा महसूस करें कि वो उनके जैसे नहीं दिखते हैं। सोशल एंग्जाइटी और सेल्फ कंपैरिजन तब शुरू होता है जब लोग यह सोचते हैं कि वो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी वजह से उनमें लो कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। सोशल मीडिया से ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होता है। ये उस इंसान के कंसंट्रेशन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है जो लोगों से मिल के इंटरैक्ट करने के बजाय सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर एक बच्चे को गैजेट्स की आदत है तो उसे ADHD हो सकता है और बड़े हो जाने पर यह और भी बिगड़ सकता है। यूजर्स को भी सोशल मीडिया की लत लग सकती है। इसके इफेक्ट्स में मूड स्विंग्स, अपनी पर्सनल लाइफ को नज़रअंदाज करना और एडिक्टिव बिहेवियर को सहना शामिल है। ऐसे लक्षण उन लोगों में देखे जाते हैं जो फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट गेमर्स के साथ भी होता है जो लगातार गेम्स खेलने पर फोकस करते रहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से प्रॉब्लम खड़ी होने लगी है, लेकिन वो अकेले इनके जिम्मेदार नहीं है। यूजर्स तो आखिर इंसान ही हैं जो ये चुन सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि उन्हें रोज क्या करना है। सबके पास अपनी चॉइस और अपने इरादे हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इंटरनेट और स्मार्टफोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे इरादे भले ही साफ हों, लेकिन टेक कंपनीज की स्ट्रैटेजी किसी के भी सेल्फ कंट्रोल को अफेक्ट कर सकती है। इसी वजह से स्मार्टफोन की लत लगती है और हम इन्हें लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इस वजह से लोग आलसी, स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग आइडियाज़ के ऑनलाइन फैलने की वजह से ये रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। लोगों को इसे अच्छा महसूस होता है जब वो कोई वीडियो देखते हैं, किसी फ़नी पोस्ट को लाइक करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं या ऑनलाइन शॉप से चीज़ें खरीदते हैं। सोशल मीडिया एडिटेड इमेजेस और गलत स्टेटमेंट्स को अपलोड करके नकली न्यूज़ भी देते हैं। इतने सारे लाइक्स और शेयर्स को देखकर कुछ लोग इसमें विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो और सबूतों और फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर ओपिनियंस शेयर करने और एक्सेप्ट करने में भी बायस यानी पक्षपात हो सकता है। कुछ लोग सिर्फ थोड़े से इन्फॉर्मेशन पर भरोसा कर लेते हैं और विक्टिम पर विश्वास कर लेते हैं। दूसरे लोग किसी इवेंट से जुड़े दूसरे पहलू पर रिसर्च करते हैं और फिर फैसला लेते हैं कि वो सच है या नहीं। कुछ लोग आसानी से वो चीज़ मान लेते हैं जिस पर दूसरे विश्वास करते हैं। 10 बातों की एक बात है कि सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि लोगों के ओपिनियंस दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि ज़्यादा सबूत इकट्ठा करें और हर पढ़ी हुई चीज़ पर आसानी से विश्वास ना करें। इसके अलावा सोशल मीडिया लोगों के डायरेक्ट सोशल इंटरैक्शन की जगह ले रही है और यूजर्स के नज़रिए और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिजिकल हॉबीज अब डिजिटली और वर्चुअली की जा रही हैं। एक फिजिकल बोर्ड गेम की जगह ऑनलाइन बोर्ड गेम्स खेलना या एक फिजिकल कॉपी की जगह एक ई-बुक पढ़ना इसके एग्जाम्पल हैं। लोग एक्टिविटीज या तो खुद कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड आपको टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर डिपेंडेंट होने के लिए एनकरेज करता है। ये चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेकिंग चेंजेस इज नॉट ईजी। आपके अनहेल्दी स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हैबिट्स को बदलने के लिए सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि हमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बंद करना है। ये सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए है कि इनका इस्तेमाल तो करें, लेकिन इनके डिजिटल झांसे में ना फंसें। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स है और हेल्पफुल टूल है, लेकिन आपको इनका इस्तेमाल पूरे दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ऑनलाइन हैबिट को लिमिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिजिटल प्रॉब्लम को पहचानना होगा। पहली सिचुएशन कंडीशनिंग है। ये सिचुएशन तब आती है जब आपकी बॉडी और ब्रेन ऑनलाइन एक्टिविटी ढूंढते हैं। क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन आपके लिए एक हैबिट बन चुकी है, तो जब भी आप फ़ोन देखते हैं तो ये आपकी ऑटो पायलट यानी खुद ब खुद होने वाली एक्टिविटी बन जाती है। आप स्मार्टफोन को सोशल इंटरैक्शन के एक टूल की तरह देखने लगते हैं। दूसरी सिचुएशन ट्रिगरिंग है। इसमें आपको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिससे आप उसी बिहेवियर को दोहराते रहते हैं।
जैसे ऐप के नोटिफिकेशंस आपको ईमेल, मैसेजेस और सोशल मीडिया को खोलने के लिए ट्रिगर करते हैं ताकि आप अपडेटेड रह सकें। तीसरी सिचुएशन एस्केपिज्म है, यानी बचने के लिए उपाय की तरह इस्तेमाल करना। ये तब होता है जब आप स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं और अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप अच्छा महसूस करने के लिए इसे डिस्ट्रैक्शन का एक टूल समझकर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होने का ये आपका एक तरीका है। चौथी सिचुएशन है ड्रैग अलोंग। ये तब होता है जब आप ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से अपने नोटिफिकेशन के रिंगटोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप ये आवाज़ सुनते हैं, आप अपने फ़ोन को खोलने के लिए उसे उठा लेते हैं। आप सोशल मीडिया तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको अचानक अपने दोस्त का लेटेस्ट अपडेट चेक करना याद आता है। बाद में आप ये देखते हैं कि आपको बैठे हुए घंटों हो गए हैं, लेकिन आपने वो ज़रूरी काम करना अभी तक शुरू नहीं किया है। पांचवी सिचुएशन मियांडरिंग है, यानी इधर-उधर करते हुए आगे बढ़ना। ये तब होती है जब आप किसी का इंतजार करते वक्त अपने फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अपने आसपास के माहौल को देखने के बजाय आप अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। छठी सिचुएशन टास्क या पैटर्न पर बेस्ड है। ये तब होता है जब आप अपना फ़ोन गेम्स खेलने या मूवी देखने जैसे खास मकसद के लिए करते हैं। जब आप अपनी कैटेगरी पहचान लेंगे, तो अपनी बुरी आदत को समझकर उसे बदलना शुरू करें। पूछें कि वो क्या है, उसे क्या ट्रिगर करता है और वो किस ज़रूरत को पूरा करता है। इसके बाद इस बुरी आदत की जगह लेने के लिए एक एक्टिविटी सेट कीजिए। फिर अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस के लिए ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी बनाइए। नई एक्टिविटी को रिपीट करना ही इसकी असली चाबी है। अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए अपनी नई एक्टिविटीज़ को पहचानकर कोई भी इन स्टेप्स का इस्तेमाल कर सकता है। पहला स्टेप है, अपनी लाइफ स्टोरी खुद बनाइए। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी इच्छाओं को शामिल कीजिए और दूसरों को अपने प्लान के बारे में बताइए। आपको अपने दोस्त और फैमिली के साथ समय बिताकर उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। दूसरा स्टेप है, अपनी हैबिट्स को एक प्लानर पर लिखें और ये भी लिखें कि आप उसे करने में कितना वक्त देंगे। जैसे आप ईमेल या नोटिफिकेशंस को देखने के लिए 1 घंटा दे सकते हैं, अपने दोस्त और फैमिली के साथ हफ्ते में 1 बार बाहर जाएं, ऑफिस में 4 घंटे बिताएं और 1 घंटा एक्सरसाइज भी करें। तीसरा स्टेप है ट्रिगर्स और क्यूज़ को पहचानें। आप इस प्रोसेस में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी पुरानी आदत के ट्रिगर को पहचानें। जैसे नोटिफिकेशन की आवाज़ आपको क्यूरियस कर देती है कि आपको किसने मैसेज किया है। इसके लिए स्कूल वर्क जैसे ज़रूरी काम करते वक्त अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें। चौथा स्टेप है ट्रिगर्स के लिए ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए। ये तब काम आएगा जब क्यू का पहला रिएक्शन काम नहीं करेगा। अपनी दूसरी एक्टिविटी को ट्राई कीजिए जो आपने पहले लिस्ट की थी। जैसे जब आप काम कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए या उसे बंद कर दीजिए। ये आपको ज़रूरी काम पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करेगा। दूसरा एग्जाम्पल उस वक्त का है जब आप किसी मीटिंग में बोर हो रहे हो। अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। मीटिंग में प्रेजेंट किए गए आइडियाज़ को लिखने के लिए एक नोटपैड साथ लेकर आएं। आपको वहां सब बात सुननी और मीटिंग पर फोकस करने की पूरी कोशिश करनी है। इन स्टेप्स को करने के दौरान हो सकता है कि ये चीज़ें काम ना करें, तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन इस निराशा से आप अपने बुरी आदतों को कभी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करे और जब भी आप निराश हों तो आपको एनकरेज करे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।